तो अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बेतहाशा ऑप्शंस हैं। वो लोग जो साउथ साइप्रस में मौजूद हैं, ठीक है, और चाहे वो आपके जानने वाले या कोई भी साउथ साइप्रस में मौजूद है, उसको जॉब नहीं मिल रही, तो वो हमसे रब्ता करें, हम उसको नेक्स्ट डे ही जॉब अपॉर्चुनिटी वहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। नॉर्मली इस वक्त जो हमारे बच्चे वहाँ पे मौजूद हैं वो 2000 से 2500 यूरो डिलीवरी में कमा रहे होते हैं। अब यहाँ पे लिविंग कॉस्ट पूरे यूरोप में सबसे कम है। जो कमाई वाला मामला है उसमें मैं बड़ा क्लियर हूँ। ख़वातीन स्टूडेंट्स जो है ना, फीमेल स्टूडेंट्स हमारी भी काफ़ी वहाँ पे अवेलेबल हैं, सारी खुश हैं। अगले साल की फ़ीस आपकी तकरीबन हाफ़ हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैरियर काउंसलिंग के हवाले से बहुत से स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि स्टडी के लिए अगर बाहर जाना है तो किस कंट्री का इंतखाब करना चाहिए। इस हवाले से हमने पहले भी अपने चैनल पर वीडियो अपलोड की हैं, और सर हमाद iWise एजुकेशन के CEO हैं, कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रहे हैं, और इस हवाले से हम सर से जानेंगे कि सर बाहर जाने के लिए हमने लास्ट टाइम साइप्रस का जिक्र किया था, तो साइप्रस में नॉर्थ साइप्रस और साउथ साइप्रस, इनमें एक तो हमें डिटेल में बता दीजिए, और दूसरा अगर हमें स्टडी वीज़ा के साथ साथ अर्निंग का ऑप्शन है तो उस हवाले से किस मुल्क का इंतखाब करना चाहिए और किस तरह से हम वहाँ पर अर्निंग कर सकते हैं। अक्सर लोगों ने हमसे पिछली वीडियो में भी ये पूछा कि वहाँ पर अर्निंग ऑप्शंस नहीं हैं या अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं, तो सर से हम ये भी जानेंगे कि अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह से हम ज़्यादा कर सकते हैं, किस तरह से स्टूडेंट वीज़ा पर जाकर वहाँ पर अर्निंग की जा सकती है। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। सर साइप्रस के हवाले से स्टूडेंट्स पूछते हैं, और इसमें क्लियर कर दीजिए कि नॉर्थ और साउथ साइप्रस में क्या फ़र्क है। स्टडी वीज़ा पर अगर जाना है तो वहाँ पर एक स्टूडेंट किस तरह से अर्निंग कर सकता है, और स्कॉलरशिप के हवाले से भी बताइएगा कि स्कॉलरशिप किस तरह से मिल सकते हैं। और एक और सवाल जो अक्सर लोगों ने पूछा कि हमें एजुकेशन के किस लेवल पर, इंटर के बाद या ग्रेजुएशन के बाद, कब जाना चाहिए और कब जाना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, तो इसके हवाले से सर बताइएगा। जी नुमान, शुक्रिया बहुत आपका, आप दोबारा मेरे पास तशरीफ़ लाए। दो चीज़ें मतलब पहले थोड़ी सी हम क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले तो ऑब्वियसली ये हम एक वीडियो जो हमने लास्ट टाइम बनाई थी उस पर बहुत अच्छी रीच आई, लोगों ने बहुत इंटरेस्ट शो किया उसमें, तो उसके लिए हम ये चाह रहे हैं कि हम इसको एलेबोरेटेड स्पेशली साइप्रस के हवाले से हम इसको बना दें। अच्छा, साइप्रस के हवाले से मैं पहले जनरल ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। मुल्क के लिहाज से अगर बात करें तो ये एक मिडल ईस्ट का कंट्री है जो कि बुनियादी तौर पे एक आइलैंड है। मतलब इसकी बाउंड्री किसी मुल्क के साथ नहीं लग रही, ये एक आइलैंड है। इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, या ये डिवाइडेड है। एक इसकी नॉर्थ साइड है और एक इसकी जो साउथ साइड कह सकते हैं। अब जो नॉर्थ साइड है उसके ऊपर टोटल इन्फ्लुएंस जो है वो टर्की का है। वहाँ पे करेंसी भी जो है वो लीरा चल रही है, और वहाँ पे मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिहाज से भी ऐसा जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। लेकिन जो साउथ साइड है वो टोटल यूरोपियन साइड है, और यूरोप के अंदर जो ग्रीस और इटली जो है उसके इन्फ्लुएंस में है। यहाँ पे यूरो चलता है, और इसके अलावा यहाँ पे जो अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ और स्टडीज़ की अपॉर्चुनिटीज़ है वो ज़्यादा बेहतर है। अभी जो लास्ट वीडियोस में मैं डिफरेंट लोगों के कमेंट्स देख रहा था, उसमें 99% वो लोग थे जो नॉर्थ साइप्रस को बेस बना के ये सवाल करना चाह रहे थे कि जी वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इतनी अच्छी नहीं है, अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से इतना अच्छा मुल्क नहीं है। तो हम इसको स्पेशली जो है ना वो क्लासीफाई कर रहे हैं कि हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं या जितनी भी हम वीडियोज़ बना रहे हैं वो साउथ साइप्रस के हवाले से, जिसको ग्रीक साइप्रस या यूरोपियन साइप्रस भी कहा जाता है, उसके हवाले से बना रहे हैं। कैपिटल सिटी की बात की जाए तो इनका निकोशिया है, और निकोशिया दोनों का कैपिटल सिटी है, मतलब नॉर्थ साइड का भी है और साउथ साइड का भी है। ठीक है। और इसके अलावा साउथ साइड पे दो मेजर सिटीज़ कंसिडर किए जाते हैं, एक लारनाका जहाँ पे इनका एयरपोर्ट है, और पाकिस्तान से जितने भी बच्चे ट्रैवल करते हैं वो नॉर्मली गल्फ़ एयरलाइंस की, मतलब जो भी गल्फ़ की कंट्रीज़ हैं उनकी परवाज़ ले रहे होते हैं, तो वो लारनाका एयरपोर्ट पे ही लैंड करती है। इनका जो दूसरा एयरपोर्ट, इस मुल्क में एक और एयरपोर्ट भी है, लेकिन वहाँ पर नॉर्मली यूरोपियन कंट्री से आने वाले बच्चे, उन लोगों की परवाज़ आती है।
तो दूसरा इनका जो एक मेजर सिटी है वो लिमासोल एक सिटी है। ये दोनों जो लारनाका और लिमासोल हैं ये बीच के साथ लगते हैं, और निकोशिया जो है ना वो मिडल। अच्छा, वैसे जनरली अगर हम इस मुल्क के लिहाज से कहें तो तकरीबन ये 100 किलोमीटर के रेडियस में आ जाता है, मतलब कोई बहुत बड़ा मुल्क नहीं है। आबादी के लिहाज से अगर हम जिक्र करें तो 10 लाख की आबादी है। ठीक है। यहाँ पे जो सबसे मेजर जो समझें कि इनका जीडीपी के लिहाज से कंट्रीब्यूशन है या अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से इस मुल्क की इनकम के लिहाज से जो ये एक्टिविटी यहाँ पे होती है, ये टोटल मुल्क एक टूरिस्ट स्पॉट है। ये टूरिज़म के लिहाज से मशहूर है, यूरोप का फेवरेट टूरिज़म स्पॉट है। यहाँ पे पूरे यूरोप से लोग जो है ना वो अपनी छुट्टियाँ मनाने के लिए या वैसे टूरिस्ट के तौर पर, अब मतलब इससे अंदाज़ा लगाएं कि अगर 10 लाख आबादी का मुल्क है तो हर वक्त तकरीबन 10 लाख के करीब ही टूरिस्ट यहाँ पे मौजूद होते हैं। ठीक है। तो टेक्निकल अगर हम देखें तो ये एक बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ऑब्वियसली उस हर मुल्क में होगी जहाँ पे टूरिज़म बहुत ज़्यादा होगा, वहाँ पे डिफरेंट लोगों का आना। और जो दूसरा सबसे बड़ा यूरोप के अंदर एक प्रॉब्लम नॉर्मली आपको जर्मनी में या फ्रांस में या अगर अदर शेंजन जोन में आपको फेस करना पड़ता है, हंगरी की बात कर लें तो वो लैंग्वेज बैरियर है। ठीक है। बहुत ज़्यादा बैरियर, आप मतलब अपनी जब तक उनकी लैंग्वेज नहीं समझते तो आप लोग वहाँ पे काम नहीं कर। चूँकि ये टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ पे डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के लोग आते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे इंटरनेशनल लैंग्वेज चल रही होती है। तो इस लिहाज से ये मुल्क जो है ना वो बहुत अच्छा है। स्टडी के लिहाज से अगर हम देखें तो यहाँ पे जो मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन अगर समझी जाती है साइप्रस स्टडी के लिए तो वो हॉस्पिटैलिटी के कोर्स के लिए, होटल मैनेजमेंट, रेस्टोरेंट मैनेजमेंट, इन कोर्सेज़ के लिए ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ यही कोर्सेज़ हैं, यहाँ के डिफरेंट कॉलेजेस और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में आपको वैरायटी ऑफ कोर्सेज़ मिलेंगे। नर्सिंग मेडिकल से रेलिवेंट आपको यहाँ पे कोर्स मिल जाएगा, IT से रेलिवेंट, बिजनेस मैनेजमेंट से रेलिवेंट, इंटरनेशनल बिजनेस, इवन LLB, LLM, ये सारी डिग्रीज़ यहाँ पे मिलती हैं। इसमें से बेतहाशा डिग्रीज ऐसी हैं जो यूरोपियन सर्टिफाइड, बेतहाशा डिग्रीज ऐसी हैं जो UK की क्वालिफिकेशन है। यहाँ से आपको पाथवे मिलता है, आप यहाँ पे स्टडी करें 1 से 2 साल और उसके बाद अपना जो आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी यूरोप में या UK में जिसके साथ एफिलिएटेड है आप क्रेडिट ट्रांसफ़र ले सकते हैं। ठीक है। इसी तरह पूरे यूरोप का एक एरास्मस प्लस प्रोग्राम है जिसके अंदर वो स्टूडेंट को एक्सचेंज करते हैं आपस में, वो भी यहाँ पे आपको लाया होता है और इसके अंदर भी बच्चे बहुत ज़्यादा यहाँ से मूव करते हैं अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में और शेंजन कंट्रीज़ में। तो अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बेतहाशा ऑप्शंस हैं। काफ़ी लोगों ने कमेंट किया, हम उसका जवाब एक सिंपल आम अल्फाज में एक मतलब मैं कोई चैलेंज नहीं कर रहा लेकिन इसको इस सेंस में हम ले सकते हैं कि वो लोग जो साउथ साइप्रस में मौजूद हैं, ठीक है, और चाहे वो आपके जानने वाले या कोई भी साउथ साइप्रस में मौजूद है और वो चाहे स्टडी के ऊपर है और उसको जॉब नहीं मिल रही, तो वो हमसे रब्ता करें इस वीडियो के अंदर नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट्स के ऊपर, हम उसको नेक्स्ट डे ही जॉब अपॉर्चुनिटी वहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। अच्छा, ये चैलेंज मैंने जो कहा ये चैलेंज नहीं है, उसकी रीज़न ये है कि हमारे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं, वो सारे डिफरेंट जगहों पे काम कर रहे हैं। और डिफरेंट जगहों पे जहाँ जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वहाँ पे वो हमें बताते रहते हैं कि जी फ़लाँ जगह पे जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है फ़लाँ जगह। तो जब न्यू स्टूडेंट को हम रिक्रूट कर रहे होते हैं यहाँ से वहाँ पे किसी भी कॉलेज के लिए, तो वो हम ऑलरेडी उसके लिए जॉब अरेंज करके रखते हैं। फर्स्ट 6 मंथ जो है ना वो लीगली आपको पता है यहाँ पे काम अलाउड नहीं है क्योंकि TRC की एप्लीकेशन आपकी इन प्रोग्रेस होती है। तो जब आपको पिंक स्लिप या TRC कार्ड मिल जाता है वहाँ का, देन आप लीगली काम कर सकते हैं। अच्छा, लीगली अब बच्चों का सवाल होता है जी कितनी देर काम कर सकते हैं, तो 20 आवर्स आप लीगली काम कर सकते हैं यहाँ। अच्छा, ये भी एक लास्ट वीडियो में हमने जिक्र किया था, 20 to 25 मेरे मुंह से निकल गया था। वो जो तनकीद वाले हजरात होते हैं उन्होंने बड़ा इस चीज़ को हाईलाइट किया कि जनाब आपने 25 घंटे क्यों गया, तो माजरत जनाब 20 घंटे ही था, उस वक्त भी जहन में था, लेकिन बोलते हुए स्लिप ऑफ टंग इसको कह सकते हैं आप हो गया। और जो आपका सेमेस्टर ब्रेक होती है उसमें 38 आवर्स जो है ना बच्चे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका सवाल था जी कि रिक्वायरमेंट्स, मतलब स्टडी के लिए बंदा जाना चाहता है तो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। देखें, जब आप स्टडी के लिए जाना चाहते हैं तो यहाँ पे मैट्रिक पास बच्चा जा सकता है, ये हमने पहले भी जिक्र किया था। मैट्रिक वाले बच्चे को इंग्लिश लैंग्वेज के किसी किस्म का टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसमें वो मैट्रिक करने के बाद अगर वो मैट्रिक के अंदर उसके 50% मार्क्स हैं और उसकी उम्र 17 साल से लेकर 21 साल के दरमियान है, देन वो एलिजिबल है और वो अप्लाई कर सकता है।
मैट्रिक के लिए जो अप्लाई करेगा वो पूरे साइप्रस में, साउथ साइप्रस की बात हो रही है, एक ही हाई स्कूल है जिसको कासा हाई स्कूल उसका नाम है, वहाँ पे ही एलिजिबिलिटी और वो 100 सीट्स जस्ट उनके पास अवेलेबल होती हैं एक इनटेक में। तो उसमें रिकमेंडेड ये है कि अगर किसी ने मैट्रिक के लिए अप्लाई करना है तो वो जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर दे इनटेक से पहले। अभी जो नेक्स्ट अवेलेबल इनटेक है आज 10 सितंबर 2024 है, तो नेक्स्ट इनटेक जो अभी अवेलेबल होगी बच्चों के लिए वो फेब मार्च इनटेक होगी, तो उसके लिए वो अभी से अप्लाई कर दें ताकि उनकी सीट जो है ना वो रिजर्व हो जाए। इंटरमीडिएट वाले जो बच्चे हैं, इंटरमीडिएट वाले बच्चों के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि इंटरमीडिएट में उनके 50% मार्क्स होने चाहिए। आइल्स उनको करना चाहिए एकेडमिक, UKVI नहीं। बच्चे कहते हैं जी वो UKVI के ऊपर भी एकेडमिक लिखा होता है, नहीं, आइल्स एकेडमिक चाहिए और UKVI ना हो, और उसमें 5 बैंड चाहिए उनको अगर वो डायरेक्ट बैचलर्स के लिए जाना चाह रहे हैं। बच्चे कहते हैं जी पीटी में फिर तो वो तो 42 बनता है, ऐसा नहीं है। आपको पीटी के लिहाज से 58 स्कोर चाहिए जिसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। इसी तरह पासवर्ड स्किल टेस्ट है, बच्चे वो कर सकते हैं 5.5, उसमें उनको स्कोर चाहिए। और इसी तरह टॉफल IBT एक टेस्ट है कंप्यूटर बेस्ड, होम बेस्ड होता है वो नहीं चलेगा, कंप्यूटर बेस्ड वो आप कर सकते हैं और उसमें 71 स्कोर चाहिए ओवरऑल। ये ओवरऑल स्कोर की रिक्वायरमेंट है और ये इमिग्रेशन की रिक्वायरमेंट है। दिस रिक्वायरमेंट इज़ नॉट फॉर स्पेसिफिक कॉलेज और यूनिवर्सिटी, ये इमिग्रेशन की रिक्वायरमेंट है और ये पूरा करना मस्ट है। ठीक है। अच्छा, अब हम डिफरेंट एड्स देख रहे होते हैं लोगों के, उस पर लिखा होता है विदाउट आइल्स और PTE भी आप साइप्रस जा सकते हैं। तो वो एक बस टेक्निकल सी वो बात ग्लिच सी करते हैं कि लोगों को सिर्फ ग्रैब करने के लिए। वो उसमें ये कहते हैं जी देखें जी आइल्स PTE नहीं, हम आपको पासवर्ड स्किल टॉफल IBT करवा के भेज देंगे। तो मतलब अगर आप जनरली बात करें तो विदाउट इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट आप साइप्रस नहीं जा सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि आप आइल्स ना करें, PTE कर लें, PTE नहीं करते आप टॉफल IBT कर लें, आप कोई लैंग्वेज आपको, हाँ इंग्लिश लैंग्वेज, कोई लैंग्वेज नहीं, ये 4, इन 4 में से कोई ना कोई इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट अप टू द मार्क आपने करना है। ठीक है। तीसरे नंबर पे वो लोग जिन्होंने 2 साल का बैचलर्स या 2 साल का मास्टर्स किया हुआ और इनके इन दोनों में मतलब 2 साल के बैचलर्स में और 2 साल के मास्टर्स में 50% प्लस मार्क्स हैं, वो मास्टर्स के लिए एलिजिबल है। या किसी ने 4 इयर्स का बैचलर्स किया हुआ है, 16 इयर्स की एजुकेशन कंप्लीट है और लास्ट क्वालिफिकेशन में उसके 50% मार्क्स हैं, वो एलिजिबल है। आइल्स की रिक्वायरमेंट सेम रहेगी, मतलब वो 5 ही है, PTE में 58 ही है, ये हर किस्म के बच्चों। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। एज के लिहाज से यहाँ पे गैप जस्टिफाइड है। मास्टर्स का बच्चा जिसमें एडमिशन लेने जाना चाह रहा है वो 40 ईयर से कम होना चाहिए। बैचलर्स के लिए जो बच्चा एडमिशन लेने जा रहा है वो 30 साल से कम होना चाहिए। और जो बच्चा इंटरमीडिएट में एडमिशन लेने जा रहा है मैट्रिक की बेस पे, उसकी उम्र 21 साल से कम होनी चाहिए। तो ये जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं। अब आ जाएँ जी बच्चे वहाँ जाके क्या काम कर सकते हैं, क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो जैसे मैंने बताया कि ये मुल्क टोटल हॉस्पिटैलिटी के लिहाज से मशहूर है, होटल मैनेजमेंट के लिहाज से मशहूर है, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट स्पॉट है, तो बहुत ज़्यादा लग्जरी होटल्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे ज़्यादातर जॉब्स आपको इस तरह की मिलेंगी। ड्यूरिंग स्टडी ऑब्वियसली आपने ऑड जॉब करनी है, उसमें क्लीनिंग की जॉब हो सकती है, सिक्योरिटी की हो सकती है। फिर ड्यूरिंग स्टडी बच्चे डिलीवरी की जॉब्स करते हैं जो कि लाइसेंस बनाने के बाद हो सकती है, उसमें बहुत ज़्यादा अर्निंग है यहाँ पे। नॉर्मली इस वक्त जो हमारे बच्चे वहाँ पे मौजूद हैं वो 2000 से 2500 यूरो डिलीवरी में कमा रहे होते हैं। अब इस पर मंथ है? जी ऑब्वियसली पर मंथ है। अब मुझे पता है कि इस पर भी बेतहाशा कमेंट आएंगे कि जी साढ़े इन्ने नहीं कमाते, तो नहीं कमांदा। तो मैं तो आपको जनरल एक बात कर रहा हूँ ना कि मतलब इसमें नॉर्मली इतना बच्चा कमा सकता है। ठीक है। और जो कमाई वाला मामला है उसमें मैं बड़ा क्लियर हूँ कि देखें जब आप कमाने के लिए एक्टिविटी कोई ऐसी एफर्ट कर रहे हैं देन आपको उसमें पूरी अपनी एफर्ट पुट करनी है। आप बहुत ज़्यादा एफर्ट उसमें डाल रहे हैं, तमाम चीज़ें आप कर रहे हैं, टाइम को आप ख्याल नहीं कर रहे, आपके अंदर कोई चौधरी पना नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जी मैंने ये स्पेसिफिक काम करना है, देन तो आपकी कमाई ज़्यादा हो सकती है। लेकिन अगर आपके अंदर कोई भी ऐसी एक्टिविटी मौजूद है तो फिर आप जो है ना उस अप टू द मार्क लेवल पे नहीं जा सकते। लेकिन फिर भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मैंने बताया ज़्यादा हैं और चीज़ें बेहतर हैं, तो उस लिहाज से बच्चे इजीली मैनेज। और बच्चों की मैनेजमेंट इसलिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है क्योंकि यहाँ पे लिविंग कॉस्ट पूरे यूरोप में सबसे कम है। मतलब पूरे यूरोप में आपको इससे कम लिविंग कॉस्ट कहीं पे नहीं मिलेगी। ठीक है। मतलब हमारे इस वक्त जितने बच्चे हैं, मैं ऑब्वियसली उन्हीं को टारगेट करके उन्हीं के साथ जो डिस्कशन होती है उसकी बेस पे ये बात कर रहा हूँ
कि नॉर्मली उनको घर वहाँ पे रेंट पे मिला है वो 180 यूरो से लेकर 220 यूरो के दरमियान है पर मंथ। ठीक है। तो वो ऑब्वियसली शेयरिंग बेसिस पे है, ऐसा नहीं कि उसके लिए कोई अलग एक घर मौजूद है एक बच्चे के लिए, वो शेयरिंग पे बच्चे मिल के रह रहे हैं। ठीक है। और खाना पीना ये सारे बच्चे मिल के आपस में पकाते हैं और ऑन एन एवरेज 40 यूरोज़ पर हेड इनकी कॉस्ट आती है। तो आप समझ लें कि 250 से 300 यूरो के दरमियान इनका रिहाइश और खाने पीने का इजीली बंदोबस्त हो जाता है। और अगर बच्चा इनिशियली पहले 6 महीने में 800 से 1200 यूरो भी कमा रहा है, जब उसको लीगली काम अलाउड नहीं है, तो देन भी वो बहुत अच्छे तरीके से सर्वाइव कर रहा होता है। ठीक है। अच्छा सर, एक सवाल स्टूडेंट्स ने स्कॉलरशिप्स के हवाले से पूछा था कि क्या वहाँ पर स्कॉलरशिप भी मौजूद हैं या नहीं है, और अगर स्कॉलरशिप मिलता है तो वो किस बेस पर मिलता है और किस तरह से मिलता है? देखिए, स्कॉलरशिप तो हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी ने अपने तौर पे, कुछ ने मेरिट के तौर पे स्कॉलरशिप अनाउंस किया हुआ, कुछ ने जर्नल, लेकिन वैसे अभी तक के मेरे एक्सपीरियंस में एक जर्नल स्कॉलरशिप है। नॉर्मली ये वेरी कर रहा होता है फ्रॉम 10% to 30% और 35%। ये नॉर्मली डिफरेंट कॉलेजेस ने अपने तौर पर ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ, किसी ने 22% किया हुआ, किसी ने 27 किया हुआ, और वो नॉर्मली हर बच्चे को ही मिल रहा होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि यहाँ पे नेक्स्ट ईयर जब आप 1 साल की फ़ीस ऑलरेडी दे के जाते हैं, अगले साल की फ़ीस आपकी तकरीबन हाफ़ हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा एज है बच्चों के लिए। वैसे ही एज तो तकरीबन तमाम यूरोप में ही है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली इसलिए कि लिविंग कॉस्ट भी कम है और फिर फ़ीस भी तकरीबन हाफ़ हो जाती है, तो बच्चे एंजॉय कर रहे होते हैं इस चीज़ को। फिर आप जब वहाँ पे होते हैं, हर कॉलेज में 1 सेमेस्टर 1 साल पढ़ने के बाद नेक्स्ट ईयर मेरिट स्कॉलरशिप्स होते हैं कि उन्होंने आपने बच्चे ने कितनी पढ़ाई किस तरीके से उसको मैनेज किया है। कॉलेज के साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिहाज से स्कॉलरशिप्स होते हैं। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो स्टूडेंट ऑफ द ईयर अनाउंस करके उसको नेक्स्ट ईयर की फुल फीस वेव ऑफ कर देते हैं। मतलब इस तरह की वैरायटी ऑफ ऑप्शंस आपको मिल जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे पॉसिबल है। तो मेन चीज़ जो बताई है वो ये है कि आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। अच्छा, फिर यहाँ की मैंने बताया जैसे स्पेशलिटी हॉस्पिटैलिटी है, तो यहाँ पे जो हॉस्पिटैलिटी का कोर्स कराने वाले कॉलेजेस हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं डिफरेंट होटल्स के साथ। जो लग्जरी होटल्स हैं, 5 स्टार 7 स्टार होटल्स हैं, अच्छे लग्जरी होटल्स हैं, उनको जितना भी ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइड करना है वो सारा इस कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसलिए एक इंटर्नशिप प्रोग्राम अनाउंस किया जाता है। इसके ऊपर भी बहुत लोग बैड कमेंट करते हैं, जी वो इंटर्नशिप प्रोग्राम है, जी वो मिलती नहीं है जॉब, ऐसे नहीं होता। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्योंकि हर कॉलेज ने प्रोवाइड करना है, मैं स्पेसिफिकली किसी कॉलेज को जिक्र नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ जनरली हर वो कॉलेज जो हॉस्पिटैलिटी का कोर्स वहाँ पे करा रहा है उसके पास जो है ना ये ऑप्शन अवेलेबल है कि उसके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं डिफरेंट होटल्स के साथ, और उनको जो भी स्टाफ है, क्लीनिंग का स्टाफ हो गया, बेड शीट चेंज करने का, डिश वॉशर का स्टाफ हो गया, वेजिटेबल कटिंग का हो गया, रिसेप्शन पे बैठने के लिए कोई उनको फ्रंट डेस्क ऑफिसर चाहिए, वो सारे के सारे उस कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको प्रोवाइड करें। इसलिए कॉलेज जर्नल अनाउंस करता है और उसको इंटर्नशिप का नाम इसलिए दे देता है कि वो स्टडी का पार्ट है। मतलब वो होटल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, अब उन्होंने प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस करनी है, तो प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस वो स्पेसिफिकली कर रहे हैं किसी होटल में जाके। तो चूंकि कॉलेज उनसे काम ले रहा है, उस काम के इवज़, उस काम करवाने के इवज़ वो उसको पे कर रहा होता है। तो ड्यूरिंग स्टडी बच्चे का एक तो वर्क एक्सपीरियंस बन रहा होता है और उसके अलावा उसको वहाँ पे पे भी मिल रही होती है, सैलरी भी मिल रही होती है। सर, यहाँ पर एक और सवाल पूछा गया था कमेंट्स में कि फ़ीमेल्स के लिए साइप्रस कैसा कंट्री है, और क्या अगर फीमेल्स ने वहाँ पर जाना है तो उनको साथ में कोई गार्डियन, पेरेंट्स, कोई स्पाउस वीज़ा भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये भी ज़रा क्लियर करें। देखें, जब तक तो आप स्टूडेंट वीज़ा पे हैं और स्टूडेंट के तौर पर अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपको कोई अदर डिपेंडेंट स्पाउस या गार्डियन के वीज़े की अलाउड नहीं है, आपको इजाज़त नहीं है। तो ये मुल्क बेसिकली अपकमिंग शेंजन लिस्ट में शामिल है, और शेंजन के अंदर आने के लिए आपको पता है बेतहाशा रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके लिए उनका वहाँ पे क्राइम रेट बड़ा काउंट किया जाता है। तो इस मुल्क के लिहाज से ऐसी एक्टिविटी नहीं है। फिर मैंने आपको बताया पूरे यूरोप के लिए ना, देखें बातों को लॉजिकली समझा करें, पूरे यूरोप का ये फेवरेट डेस्टिनेशन है टूरिज़म के लिए। तो टूरिज़म में खाली मेल तो नहीं ना आ रहे, वो मेल फीमेल सारे ही आ रहे हैं। तो अगर फीमेल स्टूडेंट वहाँ पे मतलब मजबूर है या उसको सिक्योरिटी रीजन हैं, तो बाकियों को क्यों नहीं है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई सिक्योरिटी
थ्रेट्स नहीं है। ख़वातीन स्टूडेंट्स जो है ना, फ़ीमेल स्टूडेंट्स, हमारी भी काफ़ी वहाँ पे वेले, काफ़ी ख़वातीन, फ़िलिपीन से हमारी ख़वातीन, वियतनाम से जो है ना वो डिफरेंट ख़वातीन वहाँ पे मौजूद हैं, वो एक्टिविटीज़ कर रही हैं, पढ़ रही हैं स्टडी साथ साथ, और ये सारी चीज़ें वहाँ पे, और कोई किसी किस्म का किसी को कोई इशू नहीं है उसमें। हाँ, ये ज़रूर है कि जो लड़कियां यहाँ से जाती हैं वो आपस में अपना ग्रुप बना के और अलहदा अपनी रहाइश शेयरिंग पे ले लेती हैं, बॉयज़ अलहदा अपनी शेयरिंग पे रहाइश ले रहते हैं और इस तरीके से सारे मैनेज कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली जब आप बाहर के मुल्क जाते हैं, स्टडी के दौरान आपने कमाई भी खुद करनी है, तो कई चीज़ें आपको एडजस्ट करनी पड़ती हैं, मैनेज करनी पड़ती हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक और मरतबा हमें टाइम दिया और इतनी डिटेल में साइप्रस के हवाले से जो लोगों के क्वेश्चंस थे वो क्लियर कर दिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो भी क्यूरीज थी, जो क्वेश्चंस थे, जो आप लोगों ने कमेंट्स में बातें पूछी थी, वो क्लियर हो गई होंगी। और अगर इसके अलावा भी आप कोई बात पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।